यूएस फेड की कुल मिला के दो हाफ में मूवी होगी। पहले हाफ में महंगाई के दर को कंट्रोल करने के लिए वो लोग लिक्विडिटी टाइट करेंगे, ब्याज की दरें बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए या रिसेशन में आ जाए, तब उन्हें वापस लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, ब्याज के दरों को कम करना पड़ेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें ये पता नहीं है पहले हाफ की ड्यूरेशन कितनी होगी और कब इंटरमिशन आएगा और दूसरा हाफ कब चालू होगा, लेकिन ये साइकिल या ये मूवी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक सेकेंड हाफ प्ले आउट नहीं हो। नाउ इस माहौल में अगर हम देखें तो एफपीआई की सेलिंग काफी जबरदस्त भारत में चल रही है। उसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक, पिछले 8 सालों में भारत ने दूसरे देशों के सामने दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया। आदमी वहीं से एग्जिट लेगा जहां पे प्रॉफिट है। दूसरा, ऑयल के दाम बढ़े और भारत की इंपोर्ट ऑयल की सबसे ज्यादा है, ऑयल इंटेंसिटी हायर है, तो ऑब्वियसली बढ़ते दाम की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हमारे पे होगी, उस वजह से एफपीआई बेच रहे हैं। तीसरी चीज हमारी वैल्यूएशन है। हम अपने पीयर से तकरीबन दुगने वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। अपने हमेशा दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं, बट आज का प्रीमियम अपने हिस्टोरिकल एवरेज प्रीमियम से भी 50-60% ऊपर है। तो महंगा वैल्यूएशन देख के शायद एफपीआई हमारे वहां पे रिडीम कर रहे हैं। चौथा, एफपीआई को भारत में एग्जिट मिल रहा है बिकॉज डोमेस्टिक निवेशक खरीदार हैं। बाकी मार्केट में बेचने जाएंगे तो एग्जिट नहीं है। ये सारी चीजें मिला के अगर देखें तो एफपीआई की सेलिंग काफी दिनों से चल रही है। ऊपर में उनके पास 21.5% था एनएससी 200 कंपनीज में। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 19% से नीचे आ गया होगा। जो एक लोअर लेवल था पिछले कुछ सालों का, वो तकरीबन 18.5% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जितनी सेलिंग हमने पिछले 6 महीनों में देखी है, उतनी सेलिंग आने वाले 6 महीनों में नहीं देखेंगे। एफपीआई भारत में इक्वल वेट या मार्जिनल अंडर वेट टू एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बना के बैठा रहेगा। ओके, चलिए, तो अभी जो पिछले 6 महीने में सेलिंग जिस प्रकार की हुई और अगले महीने 6 महीने में जिस प्रकार की सेलिंग हो सकती है, उस पर आपने नीलेश जी का व्यू सुना। अच्छा, एक और चीज़ नीलेश जी, जो प्राइस डैमेज पिछले 2 महीने में हुआ है, क्योंकि इस स्पेस पे हमने आपसे पहले भी बात की है, आपने खुल के राय भी दी थी और पैसा बना भी है लोगों का। अब होम इम्प्रूवमेंट पे हमने काफ़ी बात की थी, रियल एस्टेट पे काफ़ी बात की थी। एक तो ये जो वॉर थी नीलेश जी, इसने पूरे के पूरे बिकॉज ऑफ कमोडिटी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, आपके रेट साइकिल को, जो कि रिवर्स हो रही थी, सबको मालूम था, आपको मेरे को, कि ये रेट साइकिल रिवर्स हो रही है, क्या बहुत पेसी बना दिया है और पेसी बना देगी। और ऐसे में रियल स्टेट, जिसमें पिछले 2 महीने में काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है, कुछ बड़े स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% अगर आप देखें हाई लेवल से ट्रिम हो गए हैं, अभी क्या और प्राइस डैमेज संभव है इस स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल को देखने के बाद? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सो वीरेंद्र जी, रियल एस्टेट सेक्टर में वैल्यूएशन काफी बढ़ गया था और उस वजह से हमें ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 महीनों में या पिछले 1-1.5 साल में अगर देखें तो रियल एस्टेट साइकिल आगे ही बढ़ रही है। ब्याज के दरों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, बट अभी भी हाउसिंग लोन काफी अट्रैक्टिव दाम पे अवेलेबल है। हाउस प्राइसेस भी अफोर्डेबल है। एंड अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस 2-3 गुना 4 गुना हो गई, वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो कुल मिला के रियल एस्टेट साइकिल तो आगे चलती रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर भारतीय इकोनॉमी में तकरीबन 8 से 9% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में वो डबल डिजिट को क्रॉस कर जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता रहेगा और अबव एवरेज कंट्रीब्यूशन करता रहेगा आने वाले कुछ सालों के लिए।
अब उसको प्ले करने के लिए आइदर आप रियल एस्टेट कंपनीज ले ले, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज ले ले, या कंस्ट्रक्शन कंपनी ले ले, या होम इम्प्रूवमेंट कंपनी ले ले, या फाइनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले ले। तो आप ये पूरी रियल एस्टेट साइकिल को चारों तरफ से खेल सकते हैं, डेवलपर हो, कंस्ट्रक्टर हो, फाइनेंशियर हो, या मटेरियल सप्लाई करने वाला हो। इसमें से जो आपको कंपनी अच्छी लगे उसमें आप निवेश कर सकते हैं, बिकॉज राइजिंग टाइड सारी बोट को लिफ्ट कर देगी। बेसिकली रियल एस्टेट से जुड़े हुए बिजनेसेस पर एक वाइड अपॉर्चुनिटी है। अच्छा नीलेश जी, ऑफ कोर्स आपने कहा कि अभी भी हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और वीरू जो मेंशन कर रहे थे कि कई स्टॉक्स है जो 50 से 75% करेक्ट भी हुए हैं अपने पीक से। कल जो मार्केट्स में हुआ, कल की गिरावट में बातचीत ये हो रही थी कि मिड कैप्स में कैपिचुलेशन है, शब्द का काफी इस्तेमाल आज सुबह में अलग अलग लोगों ने ब्लॉग पोस्ट पर किया है, आपने ट्विटर पर खूब पढ़ा होगा वो, और आज ऑफ कोर्स एक बाउंस है तो कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ये जो मिड कैप में निवेश कर रहे हैं हमारे रिटेल निवेशक, क्या वहां पर अब थोड़ा सा डर है? क्योंकि लार्जली ज्यादा लोगों के पैसे इस समय बन नहीं रहे हैं, डर है तो क्या करना चाहिए? दूसरा, मिड वर्सेस लार्ज कैप्स इस साल, क्योंकि मार्केट में यही साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा, पैसा ज्यादा कहां पर कमिट किया जाए? उन लार्ज कैप्स में जो खासे करेक्ट हो चुके हैं, या फिर जहां पर मिड कैप में पोजीशन है अच्छे क्वालिटी शेयरों में बनाए रखें? क्या करें? सो हर्षदा जी, पहले तो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल तय करनी पड़ेगी। स्मॉल एंड मिड कैप रोलर कोस्टर की तरह होंगे, ऊपर नीचे जरूर जाएंगे। अगर आप उस वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल है तभी स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश करिए। इस वक्त स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन जरूर आया है, लेकिन फिर भी जिस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हुआ है वह देख के हमें लगता है कि थोड़ा अलोकेशन लार्ज कैप में करना चाहिए। सपोज आपके पोर्टफोलियो में 60% लार्ज कैप एंड 40% स्मॉल एंड मिड कैप है, तो मेरी रेकमेंडेशन रहेगी कि 60 से 65% लार्ज कैप में रखिए और 30 से 35% आप स्मॉल एंड मिड कैप में रखिए। मार्जिनल ओवरवेट लार्ज कैप एंड मार्जिनल अंडरवेट स्मॉल एंड मिड कैप, ये मेरी राय रहेगी इस वक्त लार्ज एंड स्मॉल एंड मिड कैप के लिए।